नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कल की तैयारी, जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद कल की रणनीति आपको क्या बनानी चाहिए, इस पर हम आपको समझाइश देंगे। लेकिन बताते हैं आपको आज के शो में क्या क्या खास है आपके लिए। दूसरे दिन बाजार में गिरावट के पीछे क्या वजह रही और कल भी क्या गिरावट का ही माहौल देखेगा बाजार, बताएंगे आपको हमारे एनालिस्टों के जरिए शो में। आगे बजाज ऑटो के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, आपको किस तरह की रणनीति स्टॉक में अब अपनानी चाहिए हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। चलिए, तो हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन और हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय रजानी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। आपके पास में आऊं उससे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार हुआ है। साफ तौर से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की बढ़ती कीमतों ने पूरी तरह से बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ा है। लगातार दूसरा कारोबारी सेशन जहां पर हमने गिरावट का आलम देखा और सेंसेक्स ने पिछले 2 दिन में 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट देख ली है। निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट यहां पर आती हुई हमने देखी है। लेकिन ओवरऑल बाजार में कहां सबसे ज्यादा मारकाट मची है, किस तरह से गिरावट का आलम हावी हुआ है, पूरा अपडेट हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं। महंगे क्रूड और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज दूसरे दिन हमने देखा कि बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हुआ और निफ्टी 17,900 के नीचे भी फिसला। लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि कुछ रिकवरी हुई और 17,938-40 के आसपास आज क्लोजिंग दिखी निफ्टी में। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी निचले स्तरों से करीब 100 अंक की रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी हल्की रिकवरी देखी गई, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग दिखी। करीब 170 अंक नीचे बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आज क्रूड से जुड़े जो भी सेक्टर्स थे वहां पर इम्पैक्ट दिखा, जैसे कि ओएनजीसी जिसको कि फायदा होता है वो आज निफ्टी का टॉप गेनर था। वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी, पेंट्स और सीमेंट शेयरों में भी दबाव दिखा। एचयूएल और एशियन पेंट्स के नंबर्स आने थे और नतीजों के पहले वहां पर भी एक दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ आईटी और फाइनेंस शेयरों में भी हमने देखा कि आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। सरकारी बैंक और पावर शेयरों में आज लेकिन अच्छी तेजी बनी हुई थी कमजोर मार्केट में भी। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया और यूपीएल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज गिरने वाले शेयरों में एचयूएल, श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर कमजोरी थी। और एचयूएल और एशियन पेंट्स के नतीजे भी आने वाले, उसके पहले यहाँ पर भी हमने कमजोरी देखी। आज कुछ कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउस का भी असर था, जिस तरह से सुबह रिपोर्ट आ रही थी उसका भी असर देखा गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलएनटी टेक्नोलॉजी में जो रिपोर्ट्स थी वो काफी मिली जुली थी और उसका असर दिखा। करीब 5% नीचे ये स्टॉक दिखाई दिए। वहीं बायोकॉन में रिपोर्ट काफी पॉजिटिव थी और 5% ऊपर आज दिन भर अच्छी तेजी के साथ बायोकॉन भी ट्रेड कर रहा था। कुछ स्टॉक्स पर आज नतीजों का भी असर था। बजाज फाइनेंस में शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। वहीं टाटा एलेक्सी के नतीजे काफी शानदार थे और उसके चलते करीब 8% तक की तेजी इस स्टॉक में भी देखी गई है। लेकिन इस स्टॉक को छोड़ दे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज कमजोरी थी और करीब 4 हफ्ते के निचले स्तर पर आज आईटी इंडेक्स कारोबार कर रहा था, जिसमें कि एम्फेसिस, माइंडट्री, इन्फोसिस, एलएनटी इन्फो यहाँ पर आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अब आते हैं चढ़ने वाले शेयरों पे। तो आज सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं पावर शेयरों में भी आज तेजी थी। टाटा पावर, अदानी पावर, सीमेंस, बीएचईएल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज दिन भर कारोबार कर रहे थे। चलिए, ये तो था बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन अब हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे जान लेते हैं कि बाजार की दशा और दिशा क्या रहने वाली है कल के लिहाज से और इस पूरे हफ्ते के लिहाज से भी। आस्था, बताएं, गिरावट का आलम क्या कल भी भारी रहेगा? क्रूड तो साफ तौर से परेशान कर रहा है, देखिए। गुड इवनिंग कविता जी। बिल्कुल मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि आज लास्ट के ट्रेडिंग आवर में थोड़ा सा हमने निचले स्तरों से एक अपसाइड देखा था, तो हो सकता है कि ओपन थोड़ा सा पॉजिटिव हो। बट ऑल टुगेदर नई बाइंग के लिए मैं अभी भी यहाँ पे पोजीशंस लेने की सलाह नहीं दूंगी। और 17,800 का एक इम्पोर्टेंट लेवल अब बन जाता है निफ्टी पे, जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। जब तक उसके ऊपर रहेगा तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी। कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए
इसलिए अभी फिलहाल मैं वेट एंड वॉच करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की सलाह दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस हो सकता है, हमें कल भी देखने को। आस्था, मुझे बताएं, क्रूड पर भी आपकी नजर बनी रही होगी ना, तो ऐसे में क्रूड में अब आप क्या लेवल्स देखती हैं? कविता, क्रूड के मैं आपको लेवल्स नहीं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी देखे नहीं है क्रूड के लेवल्स, लेकिन ऑल टुगेदर अगर मैं एक फंडामेंटल व्यू दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली क्रूड में अभी तेजी और हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड एक कंसर्न बना हुआ है, मुझे लगता है उसके चलते क्रूड की प्राइसेस में और ज्यादा तेजी आ सकती है। और दूसरी तरफ विंटर सीजन भी है, जहाँ पे हमेशा देखा गया है कि क्रूड एक अच्छे प्राइसेस यहाँ पे शो करता है। सो ऑल टुगेदर डिमांड आउटलुक यहाँ पे बिनाइन होने की वजह से मुझे लगता है क्रूड अभी थोड़ा सा और यहाँ पे तेजी दिखा सकता है। चलिए, टेक्निकल चार्ट्स पर भी विनय बताएं, क्या लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में? जी, तो जो अहम लेवल है, जैसे आस्था ने बताया कि 17,800 है, वो 17,800 पे 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस करती है, जो काफी टाइम एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। और ओवरऑल जो अगर सिनारियो देखें तो इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। हालांकि हम पिछले 2 सेशन में निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं, आज का भी क्लोज ऑलमोस्ट नियर टू दी लो ही था, लेकिन आप देखेंगे तो काफी सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसे मेटल सेक्टर में आज अच्छी बाइंग थी, नीचे से निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी रिकवरी आई, और पावर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी काफी रेजिलिएंट मूव दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, यहाँ पे इंडेक्स को देखने की जरूरत नहीं है। भले ही निफ्टी यहाँ से 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट और गिर सकता है, लेकिन आपको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक मिलती ही रहेगी। अगर आप डेरिवेटिव पोजीशंस की बात करें तो अभी पुट कॉल रेशियो 0.79 पे पहुंच गया है, जिसको हम काफी ओवरसोल्ड मानते हैं। इसके चलते बाजार में एक पुलबैक रैली आ सकती है। पिछले 2 दिन में हमने देखा कि निफ्टी 18,350 से लेके 17,885 के लेवल आ गए हैं। तो काफी एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे और डेरिवेटिव साइड से एक ओवरसोल्ड टेरिटरी पे आता हुआ देख रहे हैं हम लोग। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो काफी रेजिलिएंट मूव है, और जैसे आपने बताया कि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स इज आउट परफॉर्मिंग, और अभी जो रिसेंट लो से जो रिकवरी आई थी उसमें जो आज का जो क्लोज है पीएसयू बैंक इंडेक्स का वो हाईएस्ट है, तो विच इज वेरी गुड साइन। जैसे एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जो स्टॉक्स हैं, जो हैवी वेटेड स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं और बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट दे सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स को इतना देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ ट्रेडर, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दूसरे सेक्टर्स में भी मिल सकती है, खास करके बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स में, और मेटल सेक्टर में आप देख सकते हैं। और निफ्टी की बात करें तो 17,800 का स्टॉप लॉस लेके आप चलिए, क्योंकि वो एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को पोजिशनल कॉल्स क्या दे पाएंगे, अगर आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि इनमें तेजी बढ़ने का रुझान है, तो क्या अभी खरीदारी की जा सकती है पोजिशनली? जी, पोजिशनली डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग आइडिया की बात करेंगे तो मैं पावर इंडिया, जो जिसका अब दूसरा नाम है हिताची एनर्जी इंडिया, जो पावर सेक्टर से बिलोंग करता है और काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है, टेक्निकली क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है, तो पावर इंडिया में आप पोजिशनली एज वेल एज 1 से 2 दिन के व्यू से भी ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो 2790 का लेवल था पावर इंडिया का, आज का क्लोजिंग था, उधर आप लॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपका स्टॉप लॉस 2740 का होना चाहिए। मुझे बताएं, क्योंकि आपके जो खास ट्रेडिंग आइडियाज है वो हम शो में आगे चलकर लेना चाहते हैं आस्था के साथ। पीएसयू बैंक में और ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर किसी को पोजिशनल कॉल लेना हो तो जी जी जरूर। आशा, जो डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी वेटेड स्टॉक है एसबीआई, तो वो एक काफी कन्विंसिंग लग रहा है। और एसबीआई के बाद जो दूसरा स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो है कैनरा बैंक। तो ये दोनों स्टॉक को आप ध्यान रख सकते हैं, और इंट्राडे में या 1 या 2 दिन में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिले तो आप ऐड भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में बिफोर बजट यू कैन से कि ये दोनों स्टॉक्स पीएसयू बैंक में से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और मेटल सेक्टर की बात है तो मेरे हिसाब से जिंदाल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये 2 स्टॉक्स आप ध्यान रख सकते हैं ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस के लिए। तो ये 2 सेक्टर में से ये 2 स्टॉक्स में पोजिशनली रिकमेंड करूंगा। ऑलराइट, चलिए कुछ बाजार के जानकार भी जो आज चैनल पर आए हैं उनका क्या कहना है बाजार के चाल को देखते हुए। तो सीएलएसए के विकास जैन का कहना है कि बाजार अब सेक्टर रोटेशन बाजार में देखने को मिलेगा, और जिसमें फार्मा और यूटिलिटीज शेयर बेहतर रह सकते हैं। फार्मा और बैंक शेयरों पर उनकी कुछ राय है, आपको सुनाते हैं। These were the stocks which were doing very well at the start of COVID, seeing as big beneficiaries of COVID. Some of them went up in hopes of, COVID
perhaps COVID remedies, COVID vaccines, that could be big beneficiary from them. Sometimes when there is so much excitement, stocks run ahead of themselves and then there is a period of consolidation. We believe that, perhaps we are towards the fag end of that consolidation for some of the pharma names. And we have one of the pharma names and we are through that overweight in our positioning in pharma. So we like, if you were to look at defensives, IT, pharma, and consumer staples, amongst them, and utilities, maybe utilities and pharma is what we like much more than the other two. So, and we should not forget that we are starting the year when there are things which are not on our side. It's not an unequivocal year where you can say, bang the table about what's going to happen. It's a year where, there'll be a balancing act. There are, right now, the big worry is the absolute valuation of Nifty, both on an absolute and a relative basis. We are at levels where, historically has not given us great returns, and consumption sentiment not being that great. Those are the two big risks when we start the year. The balancing factor is, if you were to look at earnings growth, Nifty is the best earnings growth story amongst large markets in the world, other than Philippines, which is not that big a market. So that should, in a way, offset some of that valuation worry. So there will be periods when defensives will get relevant because it's going to be a year of big sector rotation and not really a runaway move on the benchmark. And if you were to look at defensives, pharma would be amongst the preferred ones for us. चलिए अब बात करते हैं बजाज ऑटो के नतीजों की, जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं, जहां पर हमने दबाव देखा है मुनाफे में और एबिटा में भी कमी आते हुए देखी है, मार्जिन्स में भी कमी आई है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स कैसे हैं, सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी बता रही हैं। इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छे आए हैं, मार्केट के अनुमान से अच्छे हैं सभी पैमानों पे, और ख़ास तौर से जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो सबसे बेहतरीन देखने को मिले हैं, क्योंकि हमारा अनुमान था कि डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट में दबाव है, वहाँ पे बिक्री पर असर देखने को मिला था, और ख़ास तौर से जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में बढ़त हो रही थी, अनुमान था कि साल दर साल और सीक्वेंशली भी कंपनी के मार्जिन्स प्रेशर में आते हुए दिख सकते हैं। बट कंपनी ने 15.2% के EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं और हमारा अनुमान था 14.3% का, तो वो भी एक बेहतरीन नंबर है। कंपनी की आय देखें तो वो अनुमान के मुताबिक रही है। EBITDA में हालांकि 21% की साल दर साल गिरावट देखने को मिली है, पर वो भी अनुमान से बेहतर 1370 करोड़ का कंपनी ने अपना EBITDA नंबर घोषित किया है। और आखिरी मुनाफा अगर देखें तो वहां पे भी जी हाँ 22% की गिरावट देखने को मिली है, पर अनुमान से थोड़ा सा बेहतर 1214 करोड़ कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करती हुई नजर आई है। अब कंपनी का कहना है कि मार्जिन्स क्यों अच्छे रहे, उस पर दो उन्होंने फैक्टर्स दिए हैं कि जी हाँ, जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में बढ़त हो रही थी, बट उसके सामने कंपनी ने काफी सारे प्राइस हाइक्स लिए थे, तो वो नंबर एक सपोर्ट करते हुए नजर आया। और साथ ही कंपनी के एक्सपोर्ट्स हमने देखा कि काफी सपोर्टिव थे बीती तिमाही, तो वो जो डॉलर में बढ़त हमें देखने को मिली है वो भी कंपनी के ओवरऑल रियलाइजेशंस काफी बेहतर करते हुए नजर आए हैं। आगे आने वाले समय में कंपनी का मानना है कि डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट में वो अपनी जो मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट वहां पे उन्हें देखने को मिला है, और साथ ही एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग है, ऐसी कंपनी की कमेंट्री है। पर और कमेंट्री पे भी नजर रहेगी, क्योंकि 20 जनवरी को सुबह 10 बजे कंपनी की कॉन कॉल है, तो वहां से और कौन सी डिटेल्स निकल के सामने आती हैं डिमांड आउटलुक पे और ईवी प्लान्स पे, वो भी हमारी नजर में रहेगी। चलिए, तो अब हमारे जानकारों की क्या राय है, फंडामेंटल टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। तो आस्था बताएं, बाजार की उम्मीदों के मुताबिक तो रहे हैं, लेकिन अब जो घाटा हमें दिखाई दे रहा है आने वाली तिमाहियों में किस तरह से रिकवर हो सकता है, और अब अगर किसी ने पैसे लगाए हुए हैं तो क्या कोई कॉल लेनी चाहिए? देखिए कविता, यहाँ पे जो नतीजे आए हैं बिल्कुल ये उम्मीद से बेटर नतीजे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि लास्ट ईयर का जो बेस था वो काफी ज्यादा हाई था, उसके कंपैरिजन में मेरे को ऐसा लगता है कि कम आने की उम्मीद थी। लेकिन चाहे मैं मार्जिन फ्रंट पे देखूं, चाहे सेल्स पे और चाहे प्रॉफिट पे, तीनों ही फ्रंट पे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे नतीजे इन्होंने दिए हैं, और बिल्कुल इसका एक कारण रहा है जो प्राइस हाइक हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट ये रिजल्ट पॉजिटिव लेंगे, और उसी वजह से आज अगर मैं मूव भी देखूं जो आज हुआ है काउंटर में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा उछाल और हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकता है। तकरीबन 3525 तक का भी स्तर बजाज ऑटो हमें आने वाले 1 या 2 दिन में दिखाना चाहिए, होपफुली, अगर मार्केट्स ने यहाँ पे फेवर किया तो
तो मेरे हिसाब से क्योंकि बजाज ऑटो के रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेगा और पॉसिबल लेवल जो आगे जाते हुए पहले जो लेवल्स रहेंगे वो 3525 के रहेंगे और फिर 3600 तक के भी लेवल्स हमें ये काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। विनय, आपके मुताबिक चार्ट्स क्या कहते हैं आने वाली कुछ तिमाहियों में? अच्छी खासी एक रिकवरी हमने नीचे के लेवल से आते हुए देखी। हालांकि टू व्हीलर इंडस्ट्री में टीवीएस मोटर को बजाज ऑटो ने अंडर परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली चार्ट का सेटअप टीवीएस मोटर का काफी बेटर था। तो फिर भी ये अच्छी रिकवरी है नीचे के लेवल से, और मेरे हिसाब से सपोर्ट के तौर पे 3300 का लेवल हमको मान के चलना चाहिए, जो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके नीचे जिसके ऊपर जब तक ये बजाज ऑटो ट्रेड करेगा तब तक ये अप ट्रेंड की गुंजाइश रहेगी। और जहां तक रेजिस्टेंस की बात है तो मेरे हिसाब से 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीबन 3565 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से 3565 का एक लेवल इमीडिएटली आ सकता है, और उसके ऊपर टिक गया तो फिर हम फर्दर उसको रिव्यू करेंगे। बट एज ऑफ नाउ 200 दिन की एवरेज, एक साल की एवरेज काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, तो इसके ऊपर बंद आएगा तो हम फर्दर इसको रिव्यू करेंगे। तो 3565 एज ए रेजिस्टेंस एंड 3300 एज ए सपोर्ट फॉर बजाज ऑटो। चलिए अब कल आने वाले नतीजों की बात करते हैं, जहां पर फोकस में है एशियन पेंट्स और HUL। नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही हैं। एशियन पेंट्स अपने Q3 FY22 के नंबर पोस्ट करने वाले हैं और वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 12% की ग्रोथ देख सकते हैं हम लोग। मेनली यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा है टॉप लाइन ग्रोथ को वो है फेस्टिव सीजन, और उसके अलावा है जो डेकोरेटिव डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है, वहाँ पे हम लोग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ। और उसके अलावा मार्केट शेयर गेन्स और जो प्राइस इंक्रीज भी कंपनी ने ली है वो सपोर्ट करेगी टॉप लाइन ग्रोथ को। अभी बात करते हैं बॉटम लाइन और मार्जिन्स। वहाँ पे हम लोग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिक्लाइन होंगे 11% से, और मार्जिन्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिक्लाइन होगा 730 बेसिस पॉइंट से EBITDA मार्जिन्स की डिक्लाइन होगी। तो वहाँ पे मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग 19% पे अराउंड। नाउ जो EBITDA मार्जिन्स मेनली क्यों इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है, और लास्ट ईयर देखा जाए तो काफ़ी हाई बेस भी था, तो वो भी इम्पैक्ट आ रहा है EBITDA मार्जिन्स पे। पर एक जो रिलीफ है वो है कि सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्जिन्स इंप्रूव होती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली है, तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन्स को भी। उसके अलावा देखा जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन पेंट्स के लिए 16 to 18% के अराउंड, और वैल्यूएशन अभी देखा जाए तो एशियन पेंट्स की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, 74 टाइम्स है पी 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे कंपेयर टू अदर पेंट कंपनीज। तो देखेंगे कैसे परफॉर्म करेगा एशियन पेंट्स ये टाइम अपने अर्निंग्स में। तो FMCG मेजर HUL अपने Q3 अर्निंग्स पोस्ट करने वाला है। वहाँ पे देख सकते हैं तो टॉप लाइन जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो होगी अराउंड 9% के अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ होगी। मेनली यहाँ पे प्राइसिंग ग्रोथ ज़्यादा होगी और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी इम्पैक्टेड रहेगी ये टाइम। वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करें अराउंड 2 to 4% के अराउंड, और मेनली जो वॉल्यूम ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है वो है रूरल स्लोडाउन हमने देखा है, ग्रामेज रिडक्शन जो कंपनी ने ली होगी, एज वेल एज वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट, वो सब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ पे। तो 2 to 4% के हिसाब से होगी अराउंड HUL की वॉल्यूम ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगी 13.7% पे, और मार्जिन्स वन ऑफ द फ्यू FMCG कंपनीज होगी जहाँ पे एक्चुअली हम लोग मार्जिन एक्सपेंशन में भी ये टाइम देख सकते हैं। 24.6% पे EBITDA मार्जिन है और 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल जो यहाँ पे है वो है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, वो इम्पैक्ट कर रहा है ग्रॉस मार्जिन को, पर EBITDA मार्जिन की एक्सपेंशन है क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन इन एड स्पेंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज अदर एक्सपेंसेस भी कम होते हुए हम लोग दिखना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए EBITDA मार्जिन को वो सपोर्ट करेगी। उसके अलावा जो हेल्थ एंड हाइजीन सेगमेंट है वहाँ पे हम लोग मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ में, वाइल आउट ऑफ होम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स पे इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियली। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड कैसी है, उसकी कमेंट्री पे क्या कंपनी क्या कमेंट्री दे रही है, इनपुट कॉस्ट पे, डिमांड पे, और ओमिक्रॉन के वेरिएंट की इम्पैक्ट पे भी वो वॉच आउट करेंगे। और उसके अलावा देखा जाए तो स्टॉक ने काफ़ी करेक्ट भी किया हुआ है अपने रीसेंट हाई से, 15 to 20% की करेक्शन देख रहे हैं। जो अक्टूबर्स में हमने हाई देखी थी तो वहाँ से काफ़ी करेक्शन है, वैल्यूएशन भी काफ़ी कम हुआ है रीसेंट उनके हाई से। अभी HUL की वैल्यूएशन है 55 टाइम्स PE 1 ईयर फॉरवर्ड पे, तो देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है HUL।
चलिए, तो इन दोनों ही कंपनीज के नतीजों के अनुमान समझे हमारे आज के पैनलिस्टों से। उससे पहले हम रुक करते हैं वीआईपी शेयर्स की ओर। आस्था, बताएं आपकी आज की रिकमेंडेशन क्या है? आने वाले दिनों के लिए जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो रहेगा टाटा एलेक्सी, और खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इसमें जो पोजिशनल टारगेट रहेंगे वो पहले तो 7,300 और उसके बाद 7,700 तक भी। जिस तरह के नतीजे कंपनी ने यहाँ पे पेश किए हैं, मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि तकरीबन 50% से ज्यादा की ग्रोथ बॉटम लाइन में इस काउंटर ने दिखाई है, और यहाँ पे रेवेन्यू में भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा है। तो आईटी सेक्टर की बेहद स्ट्रॉन्ग कंपनी में से एक कंपनी है। टाटा एलेक्सी पे रिकमेंडेशन है कि कोई भी डिप आता है 6900 के आसपास तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और ये जो कॉल दी जा रही है ये पोजिशनल कॉल है, जो कि 15 दिन के आसपास का समय सीमा जिसमें रखी जा सकती है। विनय, आपके वीआईपी शेयर्स कौन से हैं? जी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग पिक्स रहेंगी। फर्स्ट है पावर इंडिया, जिसका दूसरा नाम है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जो 2790 पे आज के सेशन में क्लोज आया है। इसमें एक पिछले 3 महीने से जो प्राइस कंसोलिडेशन चल रहा था उसमें से क्लियर कट ब्रेकआउट आते हुए देखा है, और आज के सेशन में जब पिछले 2 सेशन में इनफैक्ट जब एक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में जब काफी सेल ऑफ हो रहा था, तब भी इसने एक रेजिलिएंट मूव दिखाया था, और अभी ऑलमोस्ट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो काफी एक अच्छा टेक्निकल सेटअप है। तो 2790 के करीबन आप ले सकते हैं। 2740 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड में 2890 का टारगेट रख सकते हैं, जिसका जो नजरिया है जो ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन का 2 से 4 सेशन का है। जो दूसरी पिक है वो है पावर सेक्टर में से टाटा पावर। टाटा पावर एक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। जो भी गिरावट हमने कल के सेशन के दौरान देखी थी, आज उसने पूरी एंगल्फ कर दी है, पूरी रिट्रेस कर दी है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन दी पावर स्पेस। तो टाटा पावर मेरी पसंदगी का स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए। 248.5 पे बंद आया है, वहां उसी के आसपास आप ले सकते हैं। एक ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस आप 243 पे रखिए, और अपसाइड में आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 258 का। इसका भी जो नजरिया रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा, वो 2 से 4 सेशन का रहेगा। चलिए, अब शो का आखिरी पड़ाव, मेरे पास लगभग 1.5 मिनट ही रह गया है। आस्था, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर लिमिटेड के नतीजे जो कल आने वाले हैं, मुझे बताएं आपका फोकस कहां कहां रहेगा, आपका अनुमान क्या कहता है? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया ग्रोथ दिखाना चाहिए। प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि जो इनका ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट है वहां पे प्राइस हाइक लिया है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ये काउंटर मजबूत होना चाहिए। लेकिन अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा गिरावट आती है तो खरीदारी करनी है, एकदम से खरीदारी नहीं करनी। 2200 बढ़िया लेवल रखता है, और रिजल्ट भी साथ में देखने चाहिए, क्योंकि अनुमान के मुताबिक अगर रिजल्ट्स दिखाएं तो स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरावट दिखा सकता है। तो कल यहाँ पे रिजल्ट्स पे नजर रखें, और अगर रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं तो 2200 के आसपास खरीदारी करने की सलाह हिंदुस्तान यूनिलीवर में। बिल्कुल बिल्कुल। विनय, आप क्या कहेंगे? इन तीनों स्टॉक में से टेक्निकली तौर पे देखने जाए तो बजाज फिनसर्व का ही टेक्निकल सेटअप ज्यादा बेटर है। तो एफएमसीजी सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी रिजल्ट्स के बाद ही उसको रिव्यू कर सकते हैं। टेक्निकली तो दे आर लुकिंग वीक ऑन द शॉर्ट, बट बजाज फिनसर्व काफी अच्छा लग रहा है, और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, तो रिलेटिवली साथ में चलते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है, तो इसका सेटअप अच्छा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हालांकि रिजल्ट से पहले के थोड़ा कमेंट करना मुश्किल रहेगा, लेकिन बजाज फिनसर्व का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 17,000 के आसपास है, तो मे बी डिप वहां पे आती है तो वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं, बट ज्यादा इस पे कमेंट मैं रिजल्ट्स के बाद ही कर पाऊंगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दर्शकों को कल की ट्रेडिंग के लिए तैयार करने के लिए, और इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।